आप सब कैसे हैं। और आज मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूट में लेने के लिए आया हूं। और इसमें ध्यान रखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मक्खनलाल आपके चतुर्वेदी। एक आपके जो है बहुत पुराने जो है आपके साहित्य से जुड़ा एक नाम है, जिसको हम आपका मक्खनलाल चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। इनका साहित्य में एक बहुत बड़ा रोल आपका रहा है, मक्खनलाल आपके चतुर्वेदी का। थोड़ा सा हम इनके विषय में आपका पढ़ेंगे और इनके जीवन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे कि जो मक्खनलाल चतुर्वेदी हैं उनका जीवन कैसा रहा है, क्या है मक्खनलाल चतुर्वेदी का जो आपका जीवन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो कहते हैं कि जो ये हिंदी साहित्यकाश में राष्ट्र कवि की गरिमा प्राप्त करने में मक्खनलाल चतुर्वेदी का सर्वोच्च स्थान है। देखिए, इन्होंने साहित्य के विकास में, आप जानते हैं किसी भी भाषा की अगर कुछ धरोहर है तो वो हर भाषा की धरोहर उसका साहित्य होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साहित्य होता है। क्योंकि साहित्य क्या है? हमारे पूरे अतीत को, वर्तमान को संजोए हुए आपका अपने इकट्ठा कर कर आपका चलता है हमारा अतीत। ठीक। और साहित्य के आधार पर ही हम किसी भी भाषा का, किसी भी चीज का हम उनका गरिमे के अनुसार उसका आपका पता लगाते हैं और वो आपका देखते हैं कि क्या है इसके अंतर्गत पूरा। ठीक है, तो इस पर हम लोग आपका बेसिकली जो है बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले कह रहे हैं कि, और साथ में देखिए जो राष्ट्र कवि हैं, देखिए मैथिली शरण गुप्त को ही आपका राष्ट्र कवि की आपका संज्ञा मिली हुई है, लेकिन उसके साथ इनको भी आपका राष्ट्र कवि के रूप में जो है आपका मान्यता भी है। अब क्या कह रहे हैं कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में सर्वप्रथम अध्यापक बने। कितनी एज में? 16 साल की एज में क्या बन गए थे? ये आपका अध्यापक जो है आपका बन गए थे। कितने साल की एज में? आपका 16 साल की एज में ये अध्यापक आपका बने। अब देखिए, और बाद में इन्होंने एक आपकी पत्रिका थी जिसको कहते हैं प्रथा, और प्रथा का इन्होंने सबसे पहले अपनी पत्रिका का संपादन किया। क्लियर है? तो 16 साल की उम्र में आपका टीचर बनना, और उसके बाद उन्होंने एक अपनी पत्रिका को आपका प्रकाशित किया। ठीक है, और वो पत्रिका क्या थी? प्रथा का संपादन उन्होंने आपका प्रारंभ किया। और इसी श्रृंखला, मतलब इसी श्रेणी में, क्रम में आगे इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एक अगली इनकी फिर पत्रिका, इसका नाम था करमवीर और दूसरा था प्रताप, पत्रिका भाई संपादन किया। यानी कि इन्होंने सबसे पहली पत्रिका, अगर आपसे पूछा जाए कि मक्खनलाल चतुर्वेदी जो कवि हुए हैं, हिंदी आपके साहित्यक है, उनकी आपकी प्रथम आपकी जो पत्रिका थी वो कौन सी थी? आपकी प्रथा। या एक पूछा जाए कि सबसे पहला संपादन मक्खनलाल चतुर्वेदी ने किसका किया था, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रथा ऐसी पहली क्या थी? आपकी उनकी पत्रिका थी। और उसके बाद इन्होंने अपनी करमवीर और प्रताप को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा है। क्लियर है? ये ध्यान रहेगा। आप थोड़ा इनके बारे में कुछ आपके तथ्य है, कुछ पॉइंट है, कुछ इनके विषय में आपके बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम लोग आपका विचार करेंगे। और ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि स्वतंत्र कवि, स्वतंत्र सेनानी थे। और कह रहे हैं जो हमारे कवि ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। वे देशभक्त और अंग्रेजों के विरोधात्मक कविताओं का लेखन व प्रकाशन में निपुण थे। पहली बात क्या थे? एक कवि थे, और कवि होने के साथ साथ क्या थे? स्वतंत्रता आपके सेनानी थे। यानी कि स्वतंत्र सेनानी मतलब जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिवाया। और कैसी कविताएं लिखते थे ये? देशभक्ति की। कैसी लिखी? देशभक्ति की इन्होंने बहुत सारी आपका कविताएं जो है इन्होंने आपका लिखी है। ठीक, तो क्या हो गए? स्वतंत्र सेनानी थे और देशभक्ति के लिए इन्होंने बहुत सारी अब कविताएं लिखी हैं, और अंग्रेजों का आपका विरोधात्मक कविताएं। और कैसा है? इनकी कविताओं में अंग्रेजों के प्रति जो विरोध है वो आपका झलकता था। क्लियर है? तो यानी कि अगर आप इनको देखोगे मक्खनलाल चतुर्वेदी को, तो इन्होंने अपनी कविताओं में क्या लिखा है? स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की आलोचनात्मक जो आपके नीति है उनके विषय में इन्होंने लिखा है। और कह रहे हैं जो ये लेखन लिखते थे या जो आपके प्रकाशन करते थे उसमें कैसे थे? निपुण। निपुण का मतलब होता है एक्सपर्ट। यानी कि जो भी इन्होंने लिखा अंग्रेजों के विषय में, जो भी इन्होंने कविताएं लिखी, तो कैसे थे ये? आपका निपुण थे। अब कह रहे हैं कि ये कविता अंतर्गत महाकवि जेल में इसी आंदोलन के कारण एकीकी और उदास था,
और कोकिला ने अपने मन का दुख, असंतोष, ब्रितानी शासक के प्रति आक्रोश को अभिव्यक्त किया है, करते हुए कहा है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का है। अब देखिए, इन्होंने बहुत सारे वेदांत लिखे, आंदोलन किए, तो इन्होंने एक मैसेज दिया कि ये जो आंदोलन है ना, ये जो समय है, ये दुख और असंतोष का है, और जो दूसरे लोगों के प्रति जो शासन है, जो ब्रितानी शासन हमारे ऊपर है, हमें उसके प्रति क्या करना चाहिए, आक्रोश को व्यक्त करना चाहिए, यानी कि जो गुस्सा है उसको व्यक्त करना चाहिए, अभिव्यक्त यानी व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। और इस समय ये जो हमारा समय है, ये कोई आपका मधुर गीत गाने का नहीं है कि चलो कुछ एंजॉय कर लेते हैं, कुछ आपका प्लेजर जैसे मूड में होते हैं, नहीं, ये क्या है, ये हमारे लिए एक बहुत आपका दुख का समय है और आक्रोश का समय है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी मुक्ति के गीत गाने चाहिए। मुक्ति मतलब किससे मुक्ति, अंग्रेजों से मुक्ति, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इनकी कविताएं हैं वो बेसिकली किसके लिए लिखी गई हैं, ये स्वतंत्रता के लिए लिखी गई हैं, और इसमें भी भक्ति और आपका अंग्रेजों का जो आपका विरोधात्मक आपके चीजें हैं उनके विषय में इन्होंने लिखा। यानी कि इनकी कविताओं में मेनली जो आपका क्रिटिसिज्म था वो किसके लिए था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, आपका जो मुक्ति के गीत हैं वो हमें सुनाने का मौका है, यानी कि हमें कोई आपके मधुर गीत का समय नहीं है या आक्रोश का समय है, और हमको अपनी मुक्ति के गीत को आपको सुनाना है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश में एक कारगर के रूप में दिखने लगी है। अब कह रहे हैं कि जो हमारा कोयला है या कोयल है, कोयल देखिए, कोयल का काम क्या है, आपका मधुर गीत करना, सुबह सुबह गुनगुन गुनगुन करना, लेकिन अब कैसा प्रतीत होती है कि जैसे वो कारागार में हो, यानी कि जेल में हो, और इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठती है। और क्या आती होती है, वो अर्धरात्रि में आपका चीख उठती है। कोयल कभी रात में थोड़ी बोलती है, वो दिन के समय बोलती है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि वो भी एक जेल में है, कारागार में है, और आधी रात में आपकी चीख उठने लगती है। यानी कि उनका कहने का पर्पस है, मेनली वो ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी शासन है वो हमारे लिए एक आपका दमनकारी जैसा है, और हमको उसका प्रति क्या करना चाहिए, अपनी मुक्ति के लिए हमको अपने प्रयास करने चाहिए, ठीक है। एक उनका आपका कोटेशन है, प्यारो रहा जीत रहो, कोकिला बोल, तो ऐसे करके उन्होंने पूरी एक साहित्य की भाषा में उन्होंने अपनी कोटेशन लिखी है, ताकि लोग समझ सकें कि कोयल का जो उसके बारे में जो संदेश है, जो मैसेज है, जो आपका दे रही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कैदी और कोकिला आपका प्रसंग है। क्लियर है कि कैदी का और जो आपका कोकिला है उसका जो एक आपका प्रसंग है, उनके बीच की बातचीत या पंक्ति है जो हमारे सामने है। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्यक्रम की 36 पाठ 12वीं कविता की कैदी और कोकिला से ली गई है। कहां से ली गई है, ये इसका स्रोत है, कहां, ये जो हमारा लिया गया, ठीक है, इसी का स्रोत है जो हमसे लिया गया। इसमें कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी को कोयल को गाते हुए और देखकर उसके मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए। कह रहे हैं कि जब एक कोई स्वतंत्र सेनानी था, कोई आंदोलनकारी, जब वो जेल में बंद था, तो जेल में बंद होते समय उसने कोयल को गीत गाते हुए सुना, तो उसके मन में क्या हो गया, कई प्रश्न उत्पन्न हो गए कि ये कोयल है, गीत गा रही है, तो आप उसको देखकर कुछ प्रेरित हो गए, कुछ प्रेरणा आपके मस्तिष्क में आई। तो क्या कह रहे हैं, कैदी और कोयल का जो भावार्थ है, मतलब बेसिकली इस पंक्ति का भाव क्या है, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। मनोदशा का मतलब है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है, जो कारागार में बंद है, उसके मन में उसकी हालत, उसकी स्थिति कैसी है, उसको बताने की कोशिश की है, उसको एक्सप्लेन करने की, उसकी भावनाओं को समझाने की या दिखाने की कोशिश की है। कह रहे कि रात का घोर अंधेरे में, कैसा है, रात के घोर अंधेरों में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए सुनता है, कह रहे रात के समय में जब वो किसी कोयल को रात में गाते हुए सुनता है, तो उसके मन में कई तरह के भाव मतलब होता है फीलिंग, कैसे भाव, और कई एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। यानी कि भाव आते हैं जब कुछ वो रात में जेल में है, कोयल को आपके गाते हुए देखता है, तो उसको देखकर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो उसके मन में उत्पन्न होते हैं। कैसे लेकर आई है, और क्या लग रहा है किस बच्चों, किसे, कि जो कारागार में बंद आपका व्यक्ति है, जो व्यक्ति कौन है, तो यही स्वतंत्रता सेनानी, इसे क्या लग रहा है
कि जितना भी कुछ ये हो रहा है, जो कोयल गाना गा रही है, जो गीत गा रही है, वो क्या है? ये कोई और नहीं है, ये उसके लिए कुछ संदेश लेकर आई है, उसके लिए मैसेज लेकर आई है। उसके लिए क्या लेकर आई? एक मैसेज है। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा आपका कह रहा है, इस भावार्थ के में निकल कर आ रहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी वो अपने आप को सोच रहा है कि जो कोयल है वो मेरे लिए एक मैसेज, एक संदेश लेकर आई है और कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है, और कह रहे हैं कि कोई ऐसी प्रेरणा होगी जो मेरे लिए स्रोत बन जाएगी। क्लियर है? और इसलिए कोयल ये गा रही है। तो यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए क्या है? ये मैसेज है, आपकी प्रेरणा स्रोत है। किसके द्वारा? ये उसका भाव है। भाव कैसे है? क्योंकि कोयल जब रात में गा रही है, उसको देखकर वो अपना भाव आपका बता रहा है। क्लियर है? चलिए, तो इतना फिलहाल हमने इसमें देखा। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है आप देख लीजिए। देखिए, मक्खनलाल चतुर्वेदी हैं और आज तो आप पढ़ रहे हैं तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि चलो बस हम इनकी जीवनी को याद कर लें, इनकी कुछ साहित्य कृतियां हैं हम उनको याद कर लें और शायद हमारा काम चल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, आज के बाद जब आप लोग 12वीं पास कर जाएंगे, उसके बाद आप कंपटीशन के दौर में आएंगे, आप राज्य सरकार के स्तरों की आप तैयारी करेंगे, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बस उसमें क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं का जो ये साहित्यिक वाला पार्ट है, थोड़ी कविता स्टोरीज वाला पार्ट है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। बस आशा क्या होगा, वो आपसे पूछा जाएगा या फिर पूछेंगे कि मक्खनलाल चतुर्वेदी की पहली कृति कौन सी, तो आप बताएंगे सर प्रथा थी। उसके बाद उन्होंने संपादन का यानी कि लिखने का और छापने का कार्य उन्होंने प्रारंभ रखा। अगले क्रम में करमवीर आएगी, फिर प्रताप आ गई, उसी के क्रम में ये संपादन जो है अपना अच्छे से निरंतर जो है ये आपका करते रहे मक्खनलाल चतुर्वेदी। और फिर पूछेगा मक्खनलाल चतुर्वेदी किस तरह की आपके कवितात्मक थे, तो हम कहेंगे ये एक आपका कवि स्वतंत्रता सेनानी थे। कैसे थे? कवि स्वतंत्रता बाप के सेनानी थे। और ऊपर से क्या थे, कैसे लिखते थे? ये आपका देशभक्त थे और अंग्रेजों की आलोचना करते समय ही, आलोचना करते हुए क्या करते थे, ये आपका लिखते थे। ठीक, क्या करते थे? आलोचना करते हुए ये आपका लिखते थे। किसके विषय में? अंग्रेजों के विषय में। और जिनका लेखन था और प्रकाशन था, निपुण था, एक्सपर्ट था। ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि ये जो समय है हमारे लिए कैसा है, ब्रितानी शासन हमारे ऊपर हो रहा है, हमको आक्रोश व्यक्त करना चाहिए। और उसी आक्रोश को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि ये हमारे आपके मधुर गीतों का समय नहीं है, ये हमें अपनी मुक्ति गीतों का समय है। और कोयल पूरे देश में कारागर के रूप में देखा। उन्होंने कह रहा है कोयल कैसे कारागार में है, उसके विषय में उन्होंने बताया है, और वो कैसे अर्धरात्रि में चीख कर उड़ जाती है, इसको एक्सप्लेन किया है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, उसमें उन्होंने बताया है कि कैद में कैदी और कोकिला का आपका प्रसंग है। कैदी मतलब जो व्यक्ति जेल में होता है उसको कैदी कहते हैं ना, जो आपके प्रिजनर होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये क्या है? आपका प्रिजनर है। और आपका कोकिला का यानी कि जो आपका कोयल है उसके बीच का प्रसंग है, उनके बीच का संवाद, उसको पूरा प्रस्तुत किया है। हमने सोर्स बताया कहां से ली गई है। और कैदी और कोकिला के जो भावार्थ हैं, उस भावार्थ को भी हमने आपका इसके अंतर्गत जानने का, समझने का प्रयास किया है कि कैसे जो एक स्वतंत्रता बाप का सेनानी है वो कैसे इसको भाव संदेश के रूप में अपने लिए एक प्रेरणा का जो काम है या स्रोत है वो आपका माने हुए है। क्लियर है? ठीक, अब कह रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर बटमारों के डेरों में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रहा है जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली में जागी क्यों आली। अब देखिए एक प्रसंग उन्होंने कितना अच्छा लिखा है। देखिए, आप अगर गद को पढ़ेंगे, पद को पढ़ेंगे, तो उनका जो है जो कोई कवि होता है बेसिकली, जो आपका राइटर होता है, वो अपनी भाषा को, अपने भावार्थ को कुछ पंक्तियों में लिखने की कोशिश करता है, ताकि देखिए अब यहाँ पढ़ोगे तो आपको जैसे एक कविता जैसा लगेगा, लेकिन इस कविता में हर लाइन में अपने एक मीनिंग छुपा हुआ है, एक मैसेज है उसका। जैसे वो कह रहा है ऊंची काली दीवारों के घेरों में, ऊंची है दीवार, कैसी है? ऊंची है, और काली दीवारों पर घेरे में है,
डाकू चोर बटमारों के बाप के डेरों में। कैसा है? डाकू और चोरों का, लूट मारों का बाप का डेरा। डेरा का मतलब होता है घर। तो उन्होंने इसके विषय में पूरा लिखा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कैदी और कोकिला प्रसंग की, हाँ आपकी पंक्ति है हिंदी के पाठ्यक्रम 36/12 से, कैदी और कोकिला के से ली गई है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है आपका उसी का हिस्सा है। कह रहे इसमें कवि ने जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार का वर्णन है। इसमें क्या है? एक कोई स्वतंत्रता बाप का सेनानी है जिसके बारे में पढ़े थे, और अंग्रेजों ने उस पर कैसा अत्याचार किया है, ये उसने वर्णन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे यहाँ कह रहा है कि मरने भी नहीं देते तड़प रहा जाना। अब ठीक है, वो आपका मरने भी नहीं दे रहे, तो इसको एक्सप्लेन करके आगे बताया है कि कैसे कुछ है और क्या है। कह रहे हैं कि अब देखिए इस भावार्थ समझिए कि जो हमने पूरी पंक्ति पढ़ी है, मेनली उसका जो भाव है वो भाव क्या है, इसको थोड़ा सा गौर करके हमको देखना चाहिए। इस पंक्ति का भाव क्या है देखिए। कह रहे कि इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। कैसे किया है? कि अत्याचार, वो कैसे यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, कैसी उनकी पॉलिसी है, वो क्या चाह रहे हैं, किस तरह से उनका शासन है, इस अत्याचार के विषय में एवं काले कारनामों के विषय में। काले कारनामे कैसे होते हैं? जब आप किसी के लिए बहुत हीन दृष्टि रखते हैं, ठीक, और उसको शोषित करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, तो ये क्या है? तो ये सब काले कारनामे हैं, ठीक है, को जनता के सामने रखने का प्रस्तुत किया। यानी कि जो बेसिकली अंग्रेजों की जो आपकी नीतियां थी, ठीक है, उनकी आलोचनात्मक रूप में आपका इस पंक्ति, इस भावार्थ में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार और काले कारनामों के, यानी कि जो उनके कार्य हैं, कैसे वो शोषण कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उसके विषय में लोगों को सामने प्रस्तुत किया, ताकि लोग जान सकें कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इनकी नीतियां ये हैं। पराधीन भारत में, पराधीन मतलब गुलाम भारत में, अंग्रेज में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपने दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं। अब कह रहे हैं जो लोग आपका जेल में बंद हैं, कौन कौन बंद है भैया? स्वतंत्रता सेनानी। तो जितने भी थे आपके सारे, जो भी आपका प्रिजनर थे, वो बेसिकली कौन थे? जो भी आपका स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए आपका लड़ाई कर रहे थे। तो अंग्रेज क्या करते थे? मान लीजिए असहयोग आंदोलन हो रहा है, दांडी मार्च हो रहा है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन है, क्लियर है, किसी तरह का कोई आपका शराब की दुकान का आगे बाप का धरना दिया जा रहा है, नमक कर को लेकर धरना दे रहे थे, तो जैसे ही आप निकले कि अंग्रेज हाय 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 हाय, या आपने कोई भी ऐसा नारा लगाया, तो अंग्रेज किसी चौक चौराहे पर उसके नेता को पकड़ लिया करते थे। मान लीजिए आपका जत्था निकल रहा है, आपका दल जा रहा है, और उसका जो आपका नेता होता था उसको अंग्रेज आपका पकड़ लेते थे, और पकड़ लेते थे तो आपका जो पूरा आंदोलन है वो आपका दिशाहीन हो गया। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने शीर्ष नेता को उठाकर कहां फेंक दिया? जेल में डाल देते थे। ठीक, आंदोलन खत्म। अब जो नेता है या जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन था, कार्य था, वो कहां चला गया? जेल में। अब जेल में गया, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये आपका उसी तरह की मनोवृत्ति है, उसको ही बताने की कोशिश की गई है, उसको ही एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिकली इसके अंदर था क्या और कैसे ये सब कुछ आपका हो रहा है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी बाप की कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए, तो कह रहे हैं कि जेल के अंदर जो है हमारे जो आपके स्वतंत्रता बाप के सेनानी हैं, उनके साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, क्या उनकी स्थिति है, कैसा उनका दयनीय, उनका वर्णन किया गया है। दयनीय मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति में, कहते ना यार बड़ी बुरी स्थिति में रह रहा है वो तो आजकल, तो दयनीय कंडीशन। कह रहे हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार की काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है। यानी कि एक वो व्यक्ति जो अपने देश के लिए आंदोलन कर रहा है, देश के लिए मर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ठीक है, अब क्या करना पड़ रहा है उसको? अंधेरी काली जो कोठरी होती है जिसमें आपका प्रकाश नहीं आता, उसको वहां रहना पड़ रहा है, और उसमें कैसी है? ऊंची दीवारें हैं, और डाकू चोरों जो उचक्के हैं उनके साथ रहना पड़ रहा है। यानी कि एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी वो किसके साथ रह रहा है? चोर उचक्कों के साथ उसको रख दिया गया है। यानी कि अंग्रेजों की नजर में जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे वो चोर उचक्कों से कम नहीं थे, उन जैसे उनको समझा गया। लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे वॉरियर हैं, हमारे हीरो हैं, क्योंकि आज जो हमको आजादी मिली है, जो इतने फ्रीडम से हम लोग मजा ले रहे हैं,
घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे हजारों लाखों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है और उन्हीं की देन आज हम इस आजादी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। क्लियर है? तो उनकी बीती, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया होगा, क्या उनके संघर्ष का दौर है, आप इसको बड़े अच्छे से यहां समझ सकते हैं। और जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है, और कह रहे हैं कि जब उसको बंद किया गया जेल में तो कोई उसका मान सम्मान भी नहीं है, क्योंकि कम से कम जब आप किसी देश के लिए कुछ करते, लोग बोलते हैं ना कि बड़ा अच्छा किया भाई, कोई बात नहीं, जो कह रहा कहने दे, लेकिन तूने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ तो कहाँ रख दिया गया, बल्कि चोर उचोक के साथ, यानी कि कोई काउंटिंग ही नहीं है, किसी तरह का कैटराइजेशन भी नहीं। कम से कम वो कह रहा है कि ऐसा तो कर दो कि जहां पर स्वतंत्रता आंदोलनकारी बंद है, मेरे को वहीं बंद कर दो। आपने चोर उचकों के बीच घेर दिया है कि जब स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। कह रहे हैं जो लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव, यानी कि बिहेवियर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता। क्या नहीं मिलता था उनको? पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। एक मैं आपको स्थिति बता रहा हूं, जब आपका भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आपका चित्तरंजन दास, ये आपके जेल में बंद थे। कभी मौका मिले तो थोड़ा आप लोग पढ़ना, तो आपको जानने की कोशिश मिलेगी। तो इसी कहानी से मैं आपको जोड़ के आपको लिंक कराने की कोशिश करूंगा। चित्तरंजन दास और आपका सरदार भगत सिंह, ये और आपके सुखदेव वगैरह जेल में अच्छा खाना ना मिलने की वजह से ये लोग कहां बैठ गए? हड़ताल पर चले जाते हैं। और 21 दिन की लंबी हड़ताल के बाद चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो इन्होंने जेल में हो रहे अपने बर्ताव के साथ आंदोलन किया है, जेल में भी भूखे रहे, वहां भी लड़े, ताकि जो हमारे आपके प्रिजनर्स आ रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्र आपके सेनानी हैं, कम से कम खाना तो अच्छा मिले। आप अंधेरी कैद में रख रहे हो। तो इस सब के लिए उन्होंने आपका संघर्ष किया। यानी कि वो जब जेल के बाहर थे तो भी देश के लिए लड़ रहे थे, और जेल के अंदर थे तो भी आपका लड़ रहे थे। क्यों? ताकि जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्दशा जो हमारी बना रखी, जिसका बर्ताव है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही उन्हें मरने दिया जा रहा था। तो खाना अगर पेट भर नहीं मिलेगा तो ना आप खा पाओगे, ना जी पाओगे, ना मर पाओगे। यानी कि कैसी कंडीशन होगी? दयनीय कंडीशन। खाना इतना नहीं मिल रहा है कि जिससे पेट भर जाए, और भूखे भी नहीं छोड़े क्योंकि मर जाएंगे। यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखने का ही प्रशासन का उद्देश्य था। अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि इनको तड़पा तड़पा कर रखो, ना पेट भर के खाना दो, भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे, और पेट भर कर दोगे तो ये मजे लेंगे, तो इसलिए आप इन्हें आपका तड़पाओ। अब आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति जेल में रह रहा है, वो आपका तड़प रहा है, कितनी बड़ी पीड़ा सही होगी उन्होंने। और कह रहे यही वहां के प्रशासन का उद्देश्य था। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई। यानी कि जो उनकी फ्रीडम थी, जेल के अंदर भी हर व्यक्ति का राइट्स है बच्चों। अगर आप जेल में बंद है तो भी आपके कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार काम करता है आपका। आपके साथ वो प्रताड़ना नहीं कर सकते, आपके लिए खाना अच्छा देंगे, हेल्थ फैसिलिटी देंगे, अच्छा एनवायरमेंट देंगे। जेल के अंदर भी सुविधा है। क्लियर है? अब इस प्रकार की स्वतंत्रता की पूरी तरह से छीन ली गई और उनके ऊपर रातों रात कड़ा पहरा लगा दिया गया। अब क्या हो गया? उनके ऊपर आपका रातों रात कड़ा पहरा कर दिया गया। तो एक छोटा सा हम लोगों ने आपका जो हमारी कैदी और कोकिला के बीच का संवाद था, हमने उसको जानने का, पढ़ने का और समझने का प्रयास किया। और बच्चों, बड़ा ही मुझे अच्छा भी लगा, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम इतने करते हैं फिलहाल। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।